मधु अपने पति रवि से बहुत ज्यादा परेशान रहती थी। रवि घर पर परिवार के साथ समय बिताने की जगह दिन रात अपने आम के खेतों में ही पड़ा रहता था। कई महीनों की कड़ी मेहनत के बाद भी उसका वहां से घर आने का मन ही नहीं करता था। ऐसे ही एक दिन रवि देर रात को घर लौटता है तो मधु गुस्सा करते हुए कहती है, अगर आप रोज इसी तरह देर से आएंगे तो हम दोनों पति पत्नी साथ बैठकर खाना कब खाएंगे? आप जानते भी हैं कि हमारे 3 बच्चे हैं। वो कभी कभी आपका इंतजार करते करते भूखे ही सो जाते हैं। अच्छा लगता है क्या ये सब? समय से घर आ जाए कीजिए। आपके वहाँ रात भर खड़े रहने से आम के पेड़ जल्दी बड़े नहीं हो जाएंगे। तुम तो जानती हो मधु कि इसी आम के बाग से हमारे घर का गुजारा चलता है, इसीलिए मैं अपना ज्यादातर समय वहीं बिताता हूँ। बच्चे बड़े हो रहे हैं तो आगे चलकर उनकी पढ़ाई लिखाई का खर्चा भी तो बढ़ेगा ना। हाँ ठीक है। अगर मैं आपकी ये ज्ञान भरी बातें सुनने बैठ गई तो यही सुबह हो जाएगी और आप सुबह बिना नाश्ता किए फिर से बगीचे भाग जाएंगे। एक काम कीजिए, आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं आपके लिए खाना गर्म करके लाती हूँ। मधु रसोई से खाना गर्म करके लाती है। रवि अपने 3 बच्चों को सोता हुआ देखता है। मधु की आंखों में गहरी नींद और चेहरे पर थकान थी, फिर भी वो रवि के पास बैठी हुई थी। ये देखकर रवि कहता है, मधु तुम्हें मेरी वजह से इतनी परेशान होने की क्या जरूरत है? मैंने कितनी बार कहा है कि तुम समय से सो जाया करो, लेकिन तुम मेरी सुनती नहीं हो। आप जानते भी हैं आजकल जमाने में कितने हादसे बढ़ गए हैं। ऐसे में कोई पत्नी अपने पति की चिंता किए बिना चैन से सो जाए, ऐसा कभी हो सकता है क्या भला? अरे जिसके पास तुम्हारी जैसी प्यार करने वाली पत्नी हो उसे कभी कुछ नहीं हो सकता। अच्छा ठीक है, अब मैं जल्दी से खाना खा लेता हूँ, फिर आराम करते हैं। मैं भी बहुत थक गया और कल मुझे आम के बाग में जल्दी भी जाना है। रवि जल्दी खाना खाकर सो जाता है। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं। पहले तो बहुत तेज गर्मी पड़ रही थी, लेकिन धीरे धीरे आसमान में काले बादल छा जाते हैं और भारी बारिश का कहर पूरे गांव पर बरसने लगता है। मधु ने ऊपर देखा तो उनके कच्चे घर की छत जगह जगह से टपक रही थी। तभी उसकी बेटी प्रिया कहती है, माँ देखो ना, पूरी छत टपक रही है। बाबा के पैसे कब आएंगे? तभी तो हम अपनी इस छत की मरम्मत करवा पाएंगे ना। बेटा, अभी तुम्हारे बाबा के आम के बाग में समय है। आमों को पूरी तरह तैयार होने में अभी कुछ हफ्ते और लगेंगे, तब तक हमें ऐसे ही रहना पड़ेगा। पर माँ, अगर हमारी छत गिर गई तो हम क्या करेंगे? और देखो ना, गुड़िया का स्कूल बैग भी भीग गया है। अब वो कल स्कूल कैसे जाएगी? तुम लोग बिल्कुल भी फिक्र मत करो। कल अगर धूप आ गई तो मैं तुम लोगों की स्कूल ड्रेस और किताबें सुखा दूंगी। कल के लिए तुम लोग स्कूल की छुट्टी कर लो। पूरा परिवार पानी टपकने के कारण रात भर जागकर परेशान होता रहा। वहीं दूसरी तरफ रवि बाग में एक पेड़ के नीचे खड़ा होकर बारिश रुकने का इंतजार कर रहा था और मन ही मन खुश हो रहा था। वाह, अच्छा हुआ जो थोड़ी बहुत बारिश हो गई। इससे पेड़ भी थोड़े हरे भरे हो जाएंगे और सारे आम भी साफ हो जाएंगे। फसल बहुत अच्छी होगी। जहाँ रवि के लिए वो बारिश एक वरदान थी, वहीं घर पर मधु और बच्चों के लिए वो किसी आफत से कम नहीं थी। सुबह जब रवि घर लौटता है तो मधु उसे इस घर का सारा हाल बताती है। इस पर रवि कहता है, ये तो बहुत बुरा हुआ मधु। एक काम करो, कुछ दिनों के लिए तुम बच्चों को लेकर अपने मायके चली जाओ। जैसे ही मैं अपनी आम की फसल बेच दूंगा तुम्हें वापस बुला लूंगा। पागल हो गए हैं क्या आप? मेरे माँ बाप क्या बोलेंगे कि तुम्हारा पति तुम्हारा ख्याल भी नहीं रख सका और तुम्हें मायके भेज दिया। अब जैसे भी रहना है मैं यहीं रहूंगी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। रवि अगले दिन फिर से अपने बाग चला जाता है। तीसरे दिन बारिश तो रुक जाती है, लेकिन घर की छत पूरी तरह टूट चुकी थी। धूप निकलते ही छत से आग का गोला बरसने लगता था। तब मधु परेशान होकर एक बड़ा फैसला लेती है और रवि के पास जाकर कहती है, सुनिए जी, अब हम और हमारा पूरा परिवार भी आपके साथ इसी आम के बाग में रहेगा। हम वहीं खाएंगे, पिएंगे और वहीं सोएंगे। ये कैसी बातें कर रही हो मधु तुम? वहाँ बाग में मैंने रखवाली के लिए एक छोटी सी झोपड़ी बनाई थी, पर उसके अंदर हम सब एक साथ कैसे रहेंगे? वहाँ तो कोई सुख सुविधा भी नहीं है। पर इस टूटी छत से तो वो झोपड़ी अच्छी ही होगी। यहाँ जब धूप निकलती है तो आग बरसती है और बारिश होती है तो लगता है सब बह जाएगा। इससे अच्छा है कि हम बाग में आपके साथ रहें। अच्छा ठीक है, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो मेरे साथ चलो, लेकिन तुम्हें एक वादा करना होगा। अगर वहाँ रहने में कोई परेशानी हुई तो तुम बच्चों को लेकर मायके चली जाओगी। ठीक है, मुझे आपकी ये शर्त मंजूर है। मधु तुरंत बच्चों को साथ लेती है, जरूरत का सारा सामान और बिस्तर एक पोटली में बांधती है और अपने पति के साथ आम के बगीचे में पहुंच जाती है। जैसे ही वे लोग उस छोटी सी झोपड़ी के अंदर जाते हैं, तभी उनकी छोटी बेटी गुड़िया मासूमियत से पूछती है, माँ अब हम यहीं रहेंगे, लेकिन हम यहाँ खाएंगे क्या? यहाँ तो खाना बनाने के लिए चूल्हा भी नहीं है। चूल्हा नहीं है तो क्या हुआ गुड़िया बेटा, यहाँ पर कितनी सारी मिट्टी है। हम एक मिट्टी का चूल्हा बनाकर तैयार कर लेंगे और तुम्हारे बाबा के बाग के पास में एक नदी भी है। तुम लोग जाओ और वहाँ से थोड़ा पानी भर कर ले आओ। माँ की बात मानकर तीनों बच्चे दौड़ते हुए जाते हैं और नदी से पानी भर कर ले आते हैं। वहीं मधु उस पानी और मिट्टी से एक बहुत ही सुंदर चूल्हा तैयार कर देती है। ये देखकर रोहन मुस्कुराते हुए कहता है,
माँ, ऐसा लग रहा है जैसे हम स्कूल में कोई होम साइंस की क्लास लेने के लिए आए हैं। पर अब आप इस चूल्हे पर बनाओगी क्या? मैं आते हुए अपने साथ कुछ कच्चे चावल लेकर आई थी। सबसे पहले तो चावल उबाल लेते हैं, फिर देखेंगे कि इसे किसके साथ खाना है। मधु झोपड़ी के बाहर चूल्हे पर चावल उबालकर तैयार कर लेती है। तभी अचानक रवि की नजर अपने बाग में लगे हुए कच्चे आमों पर जाती है और वो खुश होकर कहता है, मधु, तुम ऐसा क्यों नहीं करती? यहाँ बाग में बहुत सारे पत्थर पड़े हुए हैं। मैं पेड़ से कुछ कच्चे आम तोड़ कर लाता हूँ और तुम इन कच्चे आमों की खट्टी मीठी चटनी बनाकर तैयार कर लो। हाँ, क्यों नहीं। बचपन में हम भी बहुत ये खट्टी मीठी आम की चटनी खाया करते थे। बहुत स्वाद लगती है। इसे चावल के साथ खाएंगे तो मुंह का स्वाद भी बदल जाएगा। अब रोहन अपने पिता रवि के साथ जाता है और दोनों पेड़ पर पत्थर मारकर कुछ कच्चे आम तोड़ लेते हैं। गुड़िया और प्रिया जाकर नदी के पास उन आमों को अच्छे से धोकर लाती हैं। इसके बाद मधु पत्थरों की मदद से आम को पीसकर एक बेहतरीन चटनी बनाती है। जब पूरा परिवार साथ बैठकर गर्मा गर्म चावल के साथ वो चटनी खाता है तो रोहन खुश होकर कहता है, माँ, रोज रोज वही दाल चावल और प्याज रोटी खाकर तो हम भी परेशान हो गए थे। ये खट्टी मीठी चटनी तो खाने में कितनी अनोखी लग रही है। सच में बहुत मजा आ रहा है। माँ, ये खट्टी मीठी चटनी आप हमें स्कूल के टिफिन में भी भेजना। हम अपने दोस्तों को खिलाएंगे तो वो लोग भी बहुत खुश हो जाएंगे। बच्चों की बात सुनकर मधु के दिमाग में अचानक एक बहुत ही जबरदस्त तरकीब आती है और वो रवि से कहती है, कुछ दिनों के लिए तो हम इसी आम के बाग में अपना खाना पीना और सोना कर ही रहे हैं, लेकिन अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो आप मुझे कुछ कच्चे आम तोड़कर दे दीजिए। मैं उनकी चटनी बनाकर आसपास के बाजारों और घरों में बेच दिया करूंगी। उससे जो पैसे आएंगे उससे हम अपने घर की छत ठीक कर लेंगे। फिर जब आपके आम पक जाएंगे तो हमारी सारी दिक्कतें हमेशा के लिए दूर हो ही जाएंगी। अरे हाँ, क्यों नहीं मधु, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। बल्कि ये तो बहुत ही अच्छी तरकीब है। तुम सच में बहुत समझदार हो। रुको, मैं भी बच्चों के साथ जाता हूँ और ढेर सारे आम तोड़ कर लाता हूँ। अब रवि तुरंत बच्चों के साथ मिलकर खूब सारे कच्चे आम तोड़ लाता है। मधु उनकी स्वादिष्ट खट्टी मीठी चटनी बनाती है और आसपास के इलाकों में बेच देती है। चटनी बेचकर जो पैसे आते हैं उससे उनके घर की छत की मरम्मत तो हो जाती है, लेकिन अब बच्चों और मधु को रवि के साथ समय बिताना और बाग की झोपड़ी में रहना ही अच्छा लगने लगा था। वो वही खाते पीते और सोते थे। ये देखकर एक दिन रवि हंसते हुए कहता है, अरे मधु, अब तो हमारे घर की छत बिल्कुल ठीक हो गई है। तो तुम लोग वापस जाकर अपने घर पर क्यों नहीं रहते? यहाँ बाग में क्यों पड़े हो? पापा, घर पर तो आपके साथ समय बिताने का मौका ही नहीं मिलता था। हमारे उठने से पहले आप बाग चले जाते थे और हमारे सोने के बाद घर आते थे, पर यहाँ बाग में हमें आपके साथ ढेर सारा समय बिताने का मौका मिल रहा है। अपने मासूम बेटे के मुंह से ये बात सुनकर रवि की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो भावुक होकर कहता है, बेटा, एक पिता कभी भी अपना दुख किसी को नहीं बताता। वो भी अपने बच्चों से बहुत प्यार करता है। बस उनकी खुशियों और सुनहरे भविष्य के लिए उसे उनसे दूर रहना पड़ता है। अच्छा, कोई बात नहीं, तुम्हारा जब मन करे तुम यहाँ बाग में रह सकते हो और जब मन करे घर जा सकते हो। इसी तरह रवि के जीवन में सब कुछ ठीक हो जाता है। कुछ समय के बाद जब उसके बाग के आम पककर तैयार हो जाते हैं तो वो उन्हें बाजार में बहुत अच्छे दामों पर बेच देता है। अब उनका परिवार खुशहाल हो चुका था और सब मिलकर प्यार से रहने लगे। सुजाता देवी के 3 बेटे और 3 बहुएं थी। 2 बहुएं रेखा और उमा अमीर घर से आई थी, जबकि सबसे छोटी बहू कोमल गरीब घर की थी। इसीलिए सुजाता देवी अपनी दोनों बहू रेखा और उमा के साथ ज्यादा अच्छा व्यवहार करती थी, पर अपनी छोटी बहू कोमल को वो कुछ नहीं समझती थी। इसीलिए रेखा और उमा भी अपनी देवरानी कोमल की हर समय इंसल्ट ही करती रहती थी। माँ जी, देखिए ना, कोमल तो बिल्कुल गरीबों वाली हरकतें करती है। दाल में घी ऐसे डाला है मानो उबली हुई दाल ही हो बिना तड़के की। और रोटी तो देखिए माँ जी, रोटी में घी भी नहीं लगाया, सूखी रोटी आगे रख दी। कोमल, इधर आ, मैं तुझे अभी बताती हूँ। अरे, तू गरीब घर से आई है तो तू हमें भी गरीब समझने लगी है क्या? जब घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं है तो तू इतनी कंजूसी क्यों करती है? हाँ, आज तूने खाने में देसी घी क्यों नहीं डाला? माँ जी, देसी घी खत्म हो गया है, जो था वो मैंने यूज कर लिया। माँ जी, अभी 2 दिन पहले ही तो देसी घी आया था, इतनी जल्दी इसने खत्म भी कर दिया। कहीं ये देसी घी खुद तो नहीं खा जाती? क्योंकि इसने मायके में तो कभी देसी घी खाया ही नहीं होगा। नहीं माँ जी, घी तो रखा था, पर कल रेखा भाभी और उमा भाभी ने मुझे पिन्नियां बनाने के लिए बोला था, तो सारा घी पिन्नियां बनाने में ही लग गया। अरे, अब तू मेरी बहुओं के खाने पर भी नजर लगाएगी? तेरी इतनी हिम्मत? अरे, तू गरीब घर की है, इसीलिए तू ऐसी हरकतें करती है। चल जा यहाँ से। रेखा बहू, लाला को फोन कर दे, नौकर के हाथ 5 किलो देसी घी भिजवा देंगे। कोमल रोती हुई रसोई में चली जाती है। उससे अक्सर ही ऐसे अपमान सहने पड़ते थे। नया साल आने वाला था। घर में नए साल की पार्टी की तैयारी चल रही थी। रेखा और उमा दोनों ने ही
अपने मायके वालों को नए साल की पार्टी के लिए इनवाइट किया हुआ था। बस कोमल के ही मायके वाले रह गए थे। माँ जी, हमने अपने अपने घर में तो सबको बोल दिया है नए साल पर आने के लिए, पर कोमल के घर वालों को बोलना भी रह गया है। कैसे करना है फिर? अरे छोड़ो ना, उन भिखारियों को बुलाने की क्या जरूरत है। पार्टी में तुम दोनों के घर से सब लोग आ जाएंगे। अब तुम्हारे मायके वालों में और कोमल के मायके वालों में बहुत फर्क है। नहीं माँ जी, ऐसा मत कीजिए। मैं तो कहती हूँ इसके मायके वालों को बुला ही लेते हैं। सबके सामने उनका ऐसा अपमान करेंगे कि हमेशा याद रखेंगी। कान इधर लाइए, मैं आप सबको समझाती हूँ। रेखा और उमा अपनी सास के साथ मिलकर कोमल के मायके वालों को अपमानित करने की योजना बनाती हैं। बहू, घर में नए साल की पार्टी है। रेखा और उमा के मायके वाले भी आ रहे हैं, तो मैं चाहती हूँ कि तुम भी अपने मायके वालों को न्योता दे दो। इस बार नया साल हम सब मिलकर मनाएंगे। जी माँ जी, मैं फोन कर देती हूँ। अब आएगा मजा, आने दो इसके मायके वालों को। कोमल को जरा सी भी भनक नहीं थी कि उसकी पीठ पीछे उसकी सास और जेठानियां उसके खिलाफ क्या षड्यंत्र रच रही है। 31 दिसंबर का दिन आ जाता है। कोमल के ससुराल में पार्टी की तैयारी चल रही थी। रेखा और उमा के मायके वाले आने शुरू हो गए थे। रेखा और उमा ने रसोई में घुसकर तक नहीं देखा। वो तो अपने मायके वालों के साथ ही बातों में लगी हुई थी। कोमल बहू, मेहमानों को पकवान परोस दिए ना? अच्छे से घी मिर्च मसाले बढ़िया डाले हैं ना? कोई कंजूसी मत करना। मेहमान खुश होकर जाने चाहिए। और तुम्हारे माता पिता भाई बहन सब कहाँ रह गए? बड़ी देर कर दी उन्होंने आने में। वो लोग भी समय पर आ जाते तो पार्टी का मजा ले लेते। जी माँ जी, मैंने सबको खाना परोस दिया है और वो मम्मी से मेरी बात हुई थी, बस पहुँचने वाले हैं। तभी कोमल के मम्मी पापा और भाई बहन आ जाते हैं। नमस्ते जी, नमस्ते। आओ आओ, बड़ी देर कर दी आप सबने आने में। आज 31 दिसंबर की वजह से बहुत भीड़ थी। ऑटो भी नहीं मिल रहा था। बड़ी मुश्किल से ऑटो मिला तो हम पहुँचे हैं। हाँ हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। वो रेखा बहू और उमा बहू के घर वाले गाड़ी से आए हैं ना, तो मुझे आप लोगों का ध्यान ही नहीं रहा कि आप लोगों के पास तो गाड़ी ही नहीं है और आप लोगों की तो इतनी हैसियत भी नहीं है कि गाड़ी खरीद सको। खैर छोड़ो, आओ आप सबको रेखा बहू और उमा बहू के घर वालों से मिलवाती हूँ। समधन जी, ये कुछ मिठाई लाए थे नए साल के आने की खुशी में। रख दीजिए। वैसे हमारे घर तो वो बड़ी दुकान है ना जो बाजार में है, वहीं से शुद्ध घी की मिठाई आती है। देखते हैं, अगर हमने नहीं खाई तो घर के नौकरों को दे देंगे, उनका भी तो नया साल है। कोमल सब सुन और समझ रही थी। वो अब तक ये जान चुकी थी कि उसके मायके वालों का बहुत अपमान हो रहा है, पर वो उस समय चुप रही। कोमल की जेठ जेठानी अपने अपने घर वालों की आवभगत में व्यस्त हो गए। सूरज ये सब देख रहा था। कोमल, अपने मम्मी पापा के लिए भी प्लेट लगा दो, सब लोग खाना खा रहे हैं। तुषार, ज्योति, चलो तुम लोग भी खाना खा लो, चलो। जी हाँ, बस मैं लगा ही रही हूँ। मम्मी पापा, तुषार ज्योति आओ बैठो, मैं आप सबको भी खाना परोस देती हूँ। कोमल जैसे ही खाना लेने रसोई में जाती है, वो देखती है सारे बर्तन खाली थे, उसमें खाना था ही नहीं। कोमल घबरा जाती है। अरे, बर्तनों में तो खाना ही नहीं है, मैंने तो बहुत सारा खाना बनाया था। क्या हुआ कोमल, तुम परेशान क्यों? अपने घर वालों के लिए खाना लगाओ। अच्छा नहीं लगता वो सब ऐसे ही बैठे हुए। क्या खाना लगाऊं? खाना तो बचा ही नहीं है। मैंने इतने सारे पकवान बनाए थे, बल्कि ज्यादा ही बनाए थे। रसोई में तो कुछ भी नहीं है। अच्छा नहीं लगता सबसे इस बारे में पूछना। रुको, मैं कुछ करती हूँ। पर ऐसा कैसे हो सकता है? अगर तुमने ज्यादा खाना बनाया था तो आखिर खाना खत्म कैसे हो गया? मैं अभी माँ और भाभीियों से ये बात पूछता हूँ। नहीं नहीं, अच्छा नहीं लगता, सब मेहमानों के बीच में बैठे हैं। कोई नहीं, मैं सबके लिए कुछ और बना देती हूँ, थोड़ी देर लगेगी। रुको, मैं बाजार से कुछ ऑर्डर करता हूँ। तुम कहाँ इतनी जल्दी जल्दी सब कुछ बना पाओगी? नहीं नहीं, बाजार का मंगवाओगे तो सबको पता चल जाएगा। आप टेंशन मत लो, मैं कुछ बना लेती हूँ। कोमल के मायके वाले बहुत देर तक बैठे रहे। कोमल सूरज को कुछ मंगवाने के लिए भी मना कर रही थी, क्योंकि उसके मम्मी पापा वगैरह को तो ये बात पता थी कि कोमल ने सारा खाना घर पर ही बनाया है। कोमल अपने मम्मी पापा का सम्मान रखने के लिए जल्दी जल्दी पूड़ियाँ और साथ में आलू की सब्जी बनाने लगी। तभी उसकी सास और दोनों जेठानी रसोई में आ गई। अरे कोमल, तुम ये पूड़ियाँ क्यों तल रही हो? इतना सारा खाना तो बचा हुआ है। अरे भाभी, आप समझते क्यों नहीं हो? कोमल अपने मम्मी पापा अपने भाई बहनों को गरम गरम खाना खिलाना चाहती है। इसने हमारे घर वालों को तो ठंडा खाना खिला दिया। अब अपने घर वालों को बढ़िया पकवान खिलाना चाहती है। इसके घर वालों ने कभी ऐसा बढ़िया खाना खाया नहीं होगा ना, तभी ये ऐसा कर रही है।
जब इतना खाना पड़ा था तो ये सब बनाने की क्या जरूरत थी बहू। ये देखो कितना सारा खाना बचा हुआ है। ये थोड़ी है कि हम अच्छे खासे पैसे वाले हैं तो खाने की बर्बादी करें। माँ जी, थोड़ी देर पहले तक ये खाना नहीं था। रसोई में सारे बर्तन खाली थे। मुझे नहीं पता था कि भाभीयों ने सारा खाना कमरे में रखा हुआ है। मुझे सब समझ आ गया है माँ जी। मैं चाहे जितना मर्जी आप लोगों के लिए कर लूं, पर आप लोग जानबूझकर मुझे अपमानित करना हमेशा से ही चाहते हो। कमरे में मेरे मम्मी पापा और मेरे भाई बहन बैठे हुए हैं। अब मेरा मन नहीं है कि मैं इस घर में रुकूं। मैं उन लोगों के साथ अपने घर जा रही हूँ, अपनी माँ के घर। मुझे तो ऐसा लगता है कि यहाँ पर कोई मेरा अपना है ही नहीं। सूरज जी, मैं यहाँ नहीं रुक सकती। जहाँ इज्जत नहीं हो वहाँ से चले जाना ही अच्छा है। रुको कोमल, तुम अकेली नहीं जाओगी, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। अब हम यहाँ रहेंगे ही नहीं। जहाँ मेरी पत्नी की इज्जत नहीं, वहाँ मैं भी नहीं रह सकता। मैं भी कब से अपने आप को रोक कर बैठा था। अरे सूरज, ऐसा नहीं कहते। कोई बात नहीं, छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। कोमल, गुस्सा थोक दो। और माँ, आप सब भी नए साल के दिन इस तरह की हरकतें करके घर में क्यों सबका मूड खराब कर रहे हो? कोमल शांत हो जाओ, अभी मेहमान चले जाएंगे, उसके बाद हम कल बात करेंगे। कोमल की सास और जेठानियां यही सोच रही थी कि शायद उन्होंने कुछ ज्यादा ही गलत कर दिया, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। सूरज और कोमल ने अलग रहने का फैसला कर लिया और कुछ ही दिनों बाद वे दोनों अलग रहने चले गए। कोमल की सास और जेठानियों को बाद में खुद पर पछतावा होने लगा, क्योंकि कोमल के रहते उन्हें कोई काम ही नहीं करना पड़ता था। पर कोमल के जाने के बाद उनके सिर पर घर की सारी जिम्मेदारी आ गई और उन्होंने कोमल जैसी अच्छे स्वभाव वाली बहू का साथ खो दिया। कोमल अपने पति सूरज के साथ अपने छोटे से घर में सुकून से नए साल में नई जिंदगी की शुरुआत करती।